दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें कि क्या मेट्रो मैन ई श्रीधरन होंगे केरल में बीजेपी सीएम कैंडिडेट। केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद बढ़ा सस्पेंस। जी हम बात कर रहे हैं कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन के केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के बयान ने सस्पेंस खड़ा कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार गुरुवार देर शाम वी मुरलीधरन ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की। मुरलीधरन ने सीएम कैंडिडेट पर कहा, कुछ बयान में कहा गया है कि श्रीधरन केरल में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट होंगे। मीडिया रिपोर्ट में मैंने सुना कि पार्टी ने उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। इस बारे में मैंने पार्टी के अध्यक्ष से बात की। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। वी मुरलीधरन ने ये बात अपने पहले के बयान के स्पष्टीकरण के तौर पर कही है। इससे पहले वी मुरलीधरन ने कल ही कहा था कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए मेट्रो मैन ई श्रीधरन केरल विधानसभा चुनाव में उसके पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। मुरलीधरन ने ट्वीट किया और केरल भाजपा ई श्रीधरन जी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने केरल चुनाव लड़ेगी। हम केरल के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी शासन प्रदान करने के लिए माकपा और कांग्रेस को हराएंगे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसमें अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू IT रेड के बारे में है। जी आपको बता दें कि मुश्किल में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू इनकम टैक्स को मिले 650 करोड़ के हेराफेरी के सबूत। जी आपको बता दें कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ आयकर विभाग को सबूत मिले हैं। CBDT ने करीब 650 करोड़ की कमाई पर टैक्स नहीं देने का मामला बताया है। आयकर की छापेमारी के विरोध में कांग्रेस राहुल ने किया सरकार पर हमला। आपको बता दें कि फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोनों के घर और दफ्तरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी कर कई ऐसे दस्तावेज जब्त किए हैं जिसमें करोड़ों के टैक्स हेराफेरी की बात का पता चला है। आयकर विभाग ने कल दूसरे दिन भी दोनों से पूछताछ की और उनके लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को अपने कब्जे में ले लिया। छापेमारी अभी भी जारी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने गुरुवार को दावा किया कि आयकर विभाग द्वारा दो फिल्म निर्माण कंपनियों, दो प्रतिभा प्रबंधन कंपनी और एक मशहूर अभिनेत्री के ठिकानों पर की गई छापेमारी में 650 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। हालांकि उसने किसी का नाम नहीं लिया। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप व उनके साझेदार के घरों और कार्यालयों पर बुधवार को छापेमारी की थी। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी फैंटम फिल्म्स के खिलाफ कर चोरी की जांच का एक हिस्सा है। यह छापेमारी मुंबई, पुणे और हैदराबाद में 30 स्थानों पर की गई, जिसमें सेलिब्रिटी और प्रतिभा प्रबंधन कंपनी KWUAN और एक्सीड के कुछ अधिकारी भी शामिल है। छापेमारी की कार्रवाई के एक दिन बाद बिना किसी का नाम लिए CBDT ने कहा कि जिन कंपनियों के परिसरों की तलाशी ली गई वे फिल्म, वेब सीरीज के निर्माण और अभिनय निर्देशन एवं प्रतिभा प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर बता दें जो कि बंगाल चुनाव को लेकर है। जी आपको बता दें कि क्या TMC दे रही है संकेत। जय श्री राम के साथ गूंजेंगे हर हर महादेव के जयकारे। जी हम बात कर रहे हैं जो कि कोलकाता में लगता है कि बीजेपी की तुष्टीकरण के आरोपों से परेशान TMC चुनाव से पहले पूरी तरह सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ चली है। 26 फरवरी को चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अपने घर पर पूजा करवाने की बात खुद उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं। अब जानकारी आ रही है कि वो 11 फरवरी को नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ममता का 11 फरवरी को पर्चा भरना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह महाशिवरात्रि का पवित्र दिन है। TMC सुप्रीमो इस बार सबसे मुश्किल चुनावी टक्कर का सामना कर रही हैं। ऐसे में उनका बदला हुआ सियासी अंदाज आगे क्या गुल खिलाता है, ये देखना दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सियासत में अचानक एक यहाँ करवट बहस का अलग विषय है।
लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यही होगा कि इस बार भाजपा वाले अगर जय श्री राम या जय सिया राम के जयकारे लगाएंगे तो टीएमसी के लोग हर हर महादेव और बम बम भोले का जयघोष करेंगे। गौरतलब है कि चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले भी ममता बनर्जी ने अपने आवास पर विस्तार से पूजन का आयोजन करवाया था और दावा किया जा रहा था कि इसके लिए पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर से पंडितों को बुलाया गया था। अब तक बीजेपी टीएमसी पर रामद्रोही होने का आरोप लगाती आई है, खासकर जब नेताजी पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदगी में लगे जय श्री राम के नारे पर सीएम जिस कदर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर कर चुकी है, उसके बाद भाजपा को उनके खिलाफ इस मुद्दे को तूल देने का मौका मिल चुका है। आपको बता दें कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक टीएमसी की मुखिया 11 मार्च को सुबह महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर नंदीग्राम पहुंचकर पर्चा भरेंगी। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि निगम उपचुनाव परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी ने मांगा भाजपा से इस्तीफा। दुर्गेश पाठक का आरोप, कहा एमसीडी को भाजपा ने किया कंगाल। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। वहीं अपनी जीत पर गदगद आम आदमी पार्टी इस उपचुनाव के परिणाम को दिल्ली निवासियों के सियासी मूल के तौर पर देख रही है। इस चुनाव परिणाम के बाद आपने कहा दिल्ली वालों का भाजपा ने भरोसा खो दिया है, इसलिए उसे एमसीडी से इस्तीफा दे देना चाहिए। पत्रकार वार्ता में दुर्गेश पाठक ने कहा लोगों ने आप पर भरोसा जताया है और भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। इससे पहले एमसीडी के 3 चुनावों में भाजपा को बहुमत मिला था। दुर्गेश पाठक ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। भाजपा की देखरेख में एक तरफ एमसीडी कंगाल होती चली गई तो दूसरी ओर भाजपा के पार्षद और नेता अमीर होते चले गए। दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा की यह असफलता ही है कि उसके समय में दिल्ली की हर गली में कूड़ा पड़ा रहता है। 48 शहरों में हुए स्वच्छता सर्वे में दिल्ली का स्थान 47वां है और भाजपा के राज में भ्रष्टाचार भी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। निगम में कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही। उन्होंने कहा उपचुनाव का परिणाम बता रहा है कि भाजपा जनता की अदालत में फेल हो चुकी है। अब एमसीडी में बने रहने के लिए भाजपा के पास ना तो नैतिक ताकत है और न जनता का साथ बचा है। उन्होंने बताया कि हमने एमसीडी से भाजपा के इस्तीफे की मांग की है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि मुंबई महाराष्ट्र से है, जिसमें उद्धव के बयान पर अबू आजमी आग बबूला। कहा मुस्लिम मंत्रियों में शर्म बची है तो दे इस्तीफा। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से भाजपा के हिंदुत्व पर हमला बोले जाने के बाद खुद उनकी सत्ताधारी गठबंधन में ही बवाल मच गया है। सपा नेता अबू आजमी ने बाबरी मस्जिद पर दिए गए सीएम के बयान को न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कहा बल्कि सरकार में शामिल मुस्लिम मंत्रियों से कहा है कि अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें इस्तीफा देकर सरकार से बाहर निकल जाना चाहिए। सीएम ने बुधवार को ही राज्यसभा में वो बयान दिया था जिस पर उनकी सहयोगी पार्टी आग बबूला हो गई। अबू आजमी ने कहा है कि अब उद्धव सरकार सेकुलर नहीं रह गई है और वह गठबंधन सरकार चलाने के लिए तय किए गए एजेंडे से भटक गई है। उन्होंने शरद पवार को भी इस पर चिट्ठी लिखने की बात कही है। आपको बता दें कि अबू आजमी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के हिंदुत्व पर भाजपा की ओर से सवाल उठाए जाने को लेकर एक दिन पहले उसके खिलाफ विधानसभा में मोर्चा खोल दिया था। तब उन्होंने ये कह दिया था कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो वो सारे भाजपा वाले भाग गए थे। अब समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने उनके उसी बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री के बयान पर आजमी ने कहा है कि उद्धव जी भूल गए हैं कि वह सीएम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद गिराना आपराधिक कृत्य था। दुर्भाग्य से सीएम आपराधिक कार्य को कबूल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनी थी और अब मुख्यमंत्री मंदिर मस्जिद के बारे में बात करने लगे हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि कोरोना के टीकाकरण को लेकर है। जी आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा अपने लोगों को वैक्सीन लगा नहीं रहे और दूसरों को दे रहे हैं। जी आपको बता दें कि देश में चल रहे कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान से कम दिल्ली हाईकोर्ट तो संतुष्ट नहीं है। अदालत को लगता है कि मौजूदा टीकाकरण अभियान का फोकस देशवासियों की चिंता करने के बजाय इसे दूसरे देशों को दान में देना या बेचने पर ज्यादा है। अदालत ने टीकाकरण के लिए निर्धारित
निर्धारित किए गए सख्त मापदंड पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीन के निर्यात के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की है और सवाल उठाया है कि सरकार को अपने नागरिकों की आवश्यकता और इसे तत्काल लगाए जाने की प्राथमिकता का ख्याल क्यों नहीं है। दूसरे देशों को दे रहे अपने लोगों को नहीं। कोविड-19 वैक्सीन दूसरे देशों को दान में देने या बेचे जाने पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भाजपा में अभी भी लोग वायरस के खिलाफ टीकाकरण इंतजार कर रहे हैं। अदालत को टीकाकरण के लिए लगाया गया है मौजूदा नियंत्रण भी रास नहीं आया है। जस्टिस विपिन संघी और रेखा पल्ली की बीच में की बेंच ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के पास वैक्सीन उपलब्ध करवाने की ज्यादा क्षमता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उनका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अदालत ने कहा कि हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या तो हम इसे दूसरे देशों को दान में दे रहे हैं या दूसरे देशों को बेच रहे हैं और हम अपने लोगों को टीका नहीं लगा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जिम्मेदारी और तात्कालिकता की वह भावना जरूरी है। और दोस्तों अगली खबर आ रही है नई दिल्ली से। जी आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने बालिकाओं का भविष्य संवारने के लिए खोला खजाना। लाडली योजना के लिए दिए 100 करोड़ रुपए। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले बालिकाओं के लिए अपना सरकारी खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लाडली योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है। लाडली योजना के तहत स्कूल जाने वाली बालिकाएं लाभान्वित होती हैं। लाडली योजना महिलाओं और बाल विकास विभाग द्वारा 2008 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा में बढ़ावा, स्कूल में बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर को कम करना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा देना है। बता दें कि केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने SC ST OBC विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति लाडली योजना के तहत धनराशि, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सहायता और उपकरणों और दिल्ली सरकार के स्कूलों में पुस्तकालय के विस्तार के लिए धनराशि जारी करने का निर्णय लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने SC ST OBC वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के अंतर्गत 75.98 करोड़ रुपए की धनराशि देने की मंजूरी दे दी है। इन छात्रवृत्तियों में SC ST अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक मिलने वाले प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट स्कॉलरशिप भी शामिल है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में नहीं उतरेगी शिवसेना। टीएमसी को समर्थन दे ममता बनर्जी को बताया असली शेरनी। जी हम बात करें कि राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के बाद शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को बृहस्पतिवार को अपना समर्थन दिया और कहा कि वे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ममता बनर्जी को बंगाल की असली शेरनी बताते हुए शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस से एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया। पार्टी ने पूर्व में कहा था कि वह राज्य में चुनावी मुकाबले में उतरेगी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने एक ट्वीट कर इसकी घोषणा की है और कहा कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद ये फैसला किया गया। राउत ने कहा कि इस वक्त दीदी बनाम अन्य सभी का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। राउत ने कहा कि बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी के साथ चर्चा के बाद ये फैसला किया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के खिलाफ धन, बल, मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ने और उनके साथ खड़ा रहने का फैसला किया है। हम ममता दीदी की जबरदस्त सफलता की कामना करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि वे बंगाल की असली शेरनी है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। जी आपको बता दें कि 11,500 रुपए गिरा सोने का दाम। खरीदारी करने का शानदार मौका। जाने क्या है आज सोने का भाव। जी हम बात करें कि सोने के दाम में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोना खरीदने का अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमत में लगातार लुढ़क रहे हैं और गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 44,843 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी नरमी देखने को मिली है। गुरुवार को चांदी 12,259 रुपए गिरकर 66,690 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं MCX पर सोने के वायदे कीमत 44,729 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा।
और दोस्तों वहीं जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के 7 राज्यों में आंधी पानी की आशंका, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि मार्च के आते ही देश के कई राज्यों में गर्मी ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जब मार्च में गर्मी का ये हाल है तो मई और जून के महीने में मौसम का क्या हाल होगा। ओडिशा में तो अभी से ही पारा 40 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल के लिए कुछ राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि आज और कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की आशंका है। तो वहीं मेघालय, त्रिपुरा में कड़क बिजली के साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।